वर्तमान समय में हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिसमें कल का कुछ कहना मुश्किल है। सामाजिक मेलजोल से दूर हम अपने अपने घरों में कह रहे हैं ताकि कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी महामारी के संक्रमण की रफ्तार को धीमा कर सकें। इसी बीच साहित्य हमारे एकाकीपन को दूर कर रहा है। वह हमें वास्तविक दुनिया से अलग दुनिया में लेकर जा रहा है। वह हमारा मित्र बनता जा रहा है। इसी अंतराल में सोशल मीडिया पर एक भविष्यवाणी करता है जिनका नाम नास्ट्राडामस है। वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण उनके द्वारा दी हुई भविष्यवाणियाँ वर्तमान समय में पूर्ण होती दिखाई दे रही हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक 30 सेंचुरी में लगभग 3500 भविष्यवाणियाँ लिखी हैं, जिनमें से 900 भविष्यवाणियाँ अस्तित्व में हैं और 850 भविष्यवाणियाँ गत 50 वर्षों में पूर्ण हो चुकी हैं। नास्ट्राडामस का जन्म 1503 ईस्वी को फ्रांस के सेंट रेमी नामक गाँव में हुआ था। इनकी पुस्तक 30 सेंचुरी में 10 ऐसी भविष्यवाणियाँ भी मिली हैं जो भारत से संबंधित हैं। आज की इस वीडियो में उन्हीं 10 भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं बिना समय गवाए उस वीडियो की तरफ। इनकी पहली भविष्यवाणी थी इंदिरा गांधी की मृत्यु। निष्कासित स्त्री फिर सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। 3 वर्षों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु के लगभग उसकी मृत्यु होगी। सन 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी जी की पराजय हुई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, किंतु सन 1980 में वे वापस सत्ता में आईं और प्रधानमंत्री बनी। जब उनकी हत्या कर दी गई थी तब उनकी उम्र 67 वर्ष थी, लगभग 70 वर्ष के आसपास। इसलिए इनकी पहली भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठती है। ये दूसरी भविष्यवाणी राजीव गांधी की मृत्यु का संकेत। राजाज्ञा के एक उत्तम वायु चालक अपना पेशा छोड़कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के पश्चात उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। एक परवर सेना का कृत्य वेनिस को आतंकित कर देगा। कोयले से काली महिला उस विस्फोट से अचानक गायब हो जाएगी और धीरे धीरे महान लोग क्रूर होते जाएंगे। संजय गांधी की मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी अपनी माता इंदिरा गांधी की सहायता करने हेतु राजनीति में आए। सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात वे कांग्रेस के नेता बने और प्रचंड बहुमत से जीतकर प्रधानमंत्री बने। 7 वर्ष के पश्चात सन 1991 में उनकी दिल दहला देने वाली हत्या हो गई। हत्या करने वाली महिला कोयले से भी काली थी। इस कृत्य से वेनिस अर्थात इटली से सोनिया गांधी जी संबंधित है कि उनका मूल निवास इटली ही माना जाता है, अर्थात सोनिया गांधी जी भी आतंकित हो गई थी। इसके बाद कमजोर दल सत्ता पा गया था। तीसरी भविष्यवाणी, एक ऐसा साल आएगा जब 2 मुखिया चुने जाएंगे। इनमें से पहला सत्ता छोड़ देगा, वह कलंक से बचने को ऐसा करेगा, परंतु दूसरे के सामने कोई चारा नहीं होगा। विद्वान लोग इस भविष्यवाणी को विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल से जोड़कर देखते हैं। चंद्रशेखर और देवीलाल सत्ता में आए। चंद्रशेखर ने दबावों के चलते इस्तीफा देकर कलंक से बचने का कार्य किया, जबकि चौधरी देवीलाल उनका साथ ना देते तो क्या करते। लोकसभा भंग हो गई और फिर मध्यावधि चुनावों की घोषणा हो गई। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के पद पर 7 माह तक आसीन रहे। उन्होंने जनता दल से कुछ नेता लेकर समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की थी। इनकी चौथी भविष्यवाणी, एक दूसरे से अजनबी साम्राज्य के खिलाफ बगावत करेंगे। एक ऊंचे सपनों और आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। एक किला आज़ाद करा लिया जाएगा और हुकूमत देखती रह जाएगी। भारी मारकाट से वह बौखला जाएंगे। एक नेता अपने देश से दूसरी किसी पनडुब्बी में छिपकर जाएगा और अलग भाषा व संस्कारों वाले लोगों की मदद से अपने देश के हजारों लोगों का नेतृत्व करेगा। वह एक युद्ध में भाग लेगा जिसे बहुत से लोग मारे जाएंगे। इस भविष्यवाणी को पहला हिस्सा 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से है। दूसरा हिस्सा व्याख्याकार के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखते हैं। बोस ने ही अपने देश से दूसरे देश जापान और जर्मन में जाकर वहां के शासकों की मदद से भारत को आज़ाद कराने का सपना देखा था। उन्होंने अपनी एक फौज का भी निर्माण किया था और एक युद्ध में भी भाग लिया था। जापानी सैनिकों के साथ उनकी आज़ाद हिंद फौज रंगून से होती हुई थल मार्ग से 18 मार्च 1944 ईस्वी की कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई थी। इसी सेना ने 1943 से 1945 तक शक्तिशाली अंग्रेजों से युद्ध किया था तथा उन्हें भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देने के भविष्य में सोचने के लिए मजबूर किया था।
इनकी पांचवी भविष्यवाणी इस प्रकार: एक समय ऐसा आएगा कि जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखे लोगों की सभ्यता तबाह कर देंगे और पुस्तक वगैरह फूंक डालेंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग वापस नहीं पाया जा सकेगा। बर्बर आक्रमणकारियों के हमले में भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय नष्ट हो गए थे। हजारों मंदिरों और महलों को नष्ट कर दिया गया था। यह बात सर्ववादित है कि मुस्लिम आतंकवादियों ने अखंड भारत के आधे हिस्से की हिंदू और बौद्ध धर्म की सभ्यता को लगभग नष्ट ही कर दिया था। इस आतंकवादी हमले में हमारे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई थी, जिससे वहाँ पर रखे दुर्लभ ग्रंथों में आग लग गई थी, जिसे वापस लाना अब लगभग असंभव है। इनकी छठी भविष्यवाणी कुछ इस प्रकार: तीन और घिरे समुद्र के क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। तीनों और समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। भारत में पहले ही राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य आदि महापुरुषों का जन्म हो चुका है। तत्कालीन समाज को काफ़ी प्रभावित किया है इन लोगों ने। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतजार है। कौन करेगा गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित? इन्होंने अपनी भविष्यवाणी द सेंचुरी की पुस्तक में लिखा है कि मैं जितनी भी भविष्यवाणियाँ लिख रहा हूँ, यह सभी 40,000 ईस्वी तक पूर्ण हो जाएंगी। इस कारण 900 भविष्यवाणियाँ तो गत वर्षों में पूर्ण हो चुकी हैं और बाकी भविष्यवाणियों का इंतजार है। इनकी सातवीं भविष्यवाणी: 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा। भारत में वैसे तो कई नदियाँ प्रसिद्ध हैं: गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा आदि। लेकिन पंजाब ऐसा क्षेत्र है जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है, अर्थात पंजाब जहाँ 5 नदियाँ बहती हैं। पूर्व में इस देश को पचनत प्रदेश भी कहा जाता है। पंजाब की धरती प्राचीन काल से ही राजनीति का मुख्य केंद्र भी रही है। ये 5 नदियाँ हैं: सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इन 5 नदियों का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। तो क्या पंजाब से होगा एक महान राजनेता? पंजाब के इतिहास को देखें तो गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जैसी महान विभूतियों का इसी क्षेत्र से ताल्लुक है। इनकी 8वीं भविष्यवाणी जो इस प्रकार: इस भविष्यवाणी को लोग वर्तमान में अपने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर भी देख रहे हैं, परंतु यह एक असत्य है। शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान शायर, आसमान छूएगी। पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। उक्त भविष्यवाणी से लगता है कि उस महापुरुष का नाम शाह से शुरू होगा। वरण या शरण जैसे नाम तो भारत में ही होते हैं, लेकिन शायर नाम जरूर अजीब है। नास्तिदमस ने अंग्रेजी में चिरिन लिखा है। इस दौरान एलस नाम से भी एक व्यक्ति होगा जिसकी बर्बरता के लिए इतिहास सदैव साक्षी रहेगा। पैगंबर के कुल नाम के अंतिम अक्षर से पहले के नाम वाले सोमवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। अपनी सनक से वह अनुचित कार्य भी करेगा। जनता को करों से आज़ाद भी कराएगा। पैगंबर तो एक ही हैं, मोहम्मद। उनके कुल का नाम हाशमी था। हाशमी के अंतिम अक्षर से पहले शाह, यानी जिस नेता के दुष्प्रभाव की बात हो रही है उसका नाम शाह से शुरू होना चाहिए। यदि हम कुल का नाम देखें तो मोहम्मद के अंतिम अक्षर के नाम का पहला शब्द में माँ आता है, जिस कारण वर्तमान में लोग माँ शब्द से मोदी से आसे लगा रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान, ईसाइयों की शर्म के हालत बनेंगे। एक जलवायु आकाश, धरती और धरती के भीतर जीवों के लिए उपयोगी होती है। दूसरी जलवायु पानी और पानी भरे स्थानों के लिए भी उपयोगी होती है। लेकिन तीसरी जलवायु तो अंतरिक्ष ही हो सकती है, जहाँ जीवन पनपना असंभव होगा। माना जा रहा है कि उक्त वर्ष में किसी ऐसे युद्ध की आशंका है जिसके चलते न्यूट्रॉन बम का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्र में तत्काल ही जीवन समाप्त हो जाएगा।
सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियों में एक ही विचारधारा मानने लगेंगी। सभी जातियां एक ही विचारधारा पर चलेंगी। 17 साल के भीतर 5 पोप बदले जाएंगे, तब एक नया धर्म आएगा। अब जहाँ तक एक ही विचारधारा को मानने की बात है तो ओशो, रजनीश जैसे संतों को भारत, चीन सहित समूचे विश्व में ध्यान से पढ़ा जाता है और उनके विचारों से विश्व में नए तरह की धार्मिक क्रांति होने लगी है। महान सितारा 7 दिन तक जलेगा और एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज, एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात और एक महान पोप आएगा, मुल्क छोड़ देगा। पोप बेनेडिक्ट 16वें ने अचानक इस्तीफा दे दिया और मुल्क छोड़कर चले गए। 85 साल के वह पोप काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन पता नहीं वे अचानक कहाँ विलुप्त हो गए। इनसे पहले पोप जॉन पॉल द्वितीय 26 साल पहले पद पर आसीन रहे थे। यह वह साल चल रहा है जबकि दूसरे पोप का चयन हुआ है। अनीश्वरवादी और ईश्वरवादियों के बीच संघर्ष होगा। ऐसे माहौल में मुक्तिदाता आएगा शांति दूत बनकर। शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान शायरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के समान सम्मान पाएगा। इनकी 9वीं भविष्यवाणी इस प्रकार: सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देंगे ए तथा ए से घायल 2 लोग। चांद पर आधारित धर्म एक ही है, इस्लाम, और दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें से सिर्फ हिंद महासागर के नाम से ही एक धर्म है, वो है हिंदू धर्म। आगे की व्याख्या करना कठिन होगा, लेकिन नास्तिकमस ने अपनी और भी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही है। लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। पूरब का वह नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, पार करता हुआ इटली के पहाड़ों और फ्रांसों को देखेगा। एक वायु, जल और बर्फ से ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। लाल के खिलाफ होंगे एकजुट लोग। इसका आशय चीन से लगाया जा रहा है, क्योंकि चीन के राष्ट्रीय ध्वज का रंग लाल होता है। पूरब का वह नेता, इस लाइन का आशय डोनाल्ड ट्रंप से लगाया जा रहा है। और वर्तमान समय में जहाँ पर हमारे 20 भारतीय सैनिकों ने वीर गति को प्राप्त किया है, वहाँ की जलवायु यानी गलवान घाटी, वहाँ पर जलवायु भी है और बर्फ़ के ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। इस लाइन का आशय वहाँ पर जल भी होगा, वायु भी होगी और बर्फ़ भी भारी मात्रा में होगी, जो कि इन तीनों चीज़ों का केंद्र गलवान घाटी बना हुआ है। इनकी 10वीं भविष्यवाणी इस प्रकार: नूरब जैन के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध दक्षिण एशिया में जब पश्चिमी देशों की संयुक्त सेना अभियान शुरू करेगी तो मध्य पूर्वी सैनिक उपनिवेशों के साथ गंगा नदी के मुहाने पर और खाड़ी के आसपास संघर्ष होगा। हो सकता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत की सीमा में घुसपैठ कर गंगा नदी के मुहाने तक पहुंच जाएं।